नमस्कार दोस्तों आप जानते हैं रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 2016 में यह कानून आया था। इस कानून के आने के बाद तमाम यानी कि जो होम बायर्स हैं, आप और हमारे जैसे, उन्हें लगा कि अब राम राज आने वाला है, यानी कि जो बिल्डरों का आतंक राज है उसे ये कानून पूरी तरह से खत्म कर देगा और तमाम बिल्डरों के ऊपर ऐसी नकेल कसेगा कि वो गलती से भी सपने में भी बायर्स के साथ धोखा करने की सोचेंगे नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? क्या सच में रेरा ग्राउंड पर वो तमाम चीजें इंप्लीमेंट कर पाया जिसकी उम्मीद सभी को थी? क्या सच में रेरा एक शेर है या फिर वो एक कागजी शेर बन गया? और सबसे बड़ी बात यह कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी रेरा को लेकर भड़क गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि रेरा की जरूरत नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये होम बायर्स के पक्ष में नहीं बल्कि ये तो बिल्डरों के पक्ष में जाता दिखाई देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रेरा पर लगेगा ताला? उस रेरा कानून को क्या खत्म कर दिया जाएगा या फिर खत्म कर देना चाहिए, या तमाम ये जो रेरा के 5 स्टार दफ्तर खुले हुए हैं इन पर ताला लगा देना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक और बात कही है कि रेरा रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स की जो है पुनर्वास की एक जगह बन गई है, यानी कि वो रिटायर होंगे और उन्हें यहां लाकर बैठा दीजिए कि अब आप बिल्डरों के ऊपर नकेल कसे। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्योंकि तमाम ऐसे होम बायर्स अभी भी रेरा कानून आने के बावजूद भी बिल्डर्स के चंगुल में फंसे हुए हैं। ऐसे मामले भी लगातार सामने आए हैं कि बिल्डर बगैर रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी प्री लॉन्च लगातार और धड़ल्ले से हो रहा है। और रिपोर्टर जी ने भी इस मामले पर कई बार रियलिटी चेक किया, रेरा की आंख खोलने की कोशिश हमने भी की कि देखिए आपके नाक के नीचे तमाम कमियां, खामियां और धोखाधड़ी बिल्डर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रेरा कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए एक एक कर समझते हैं कि आखिरकार ये टिप्पणी क्यों आई। क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय वाल्या बागची ने यह टिप्पणी की है रेरा को लेकर, और ये ऐसा पहली बार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त और तल्ख टिप्पणी रेरा पर की हो। इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है। लेकिन अब आप बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि रेरा जब से आया कितने ऐसे केस हैं कि उन्हें वो सोल्व कर पाया, नहीं कर पाया, और अगर रेरा ने कोई किसी केस में आदेश दे भी दिया तो क्या वो बिल्डर उसे मानेगा भी, या फिर बिल्डर कुछ नई तिकड़म लगा सकता है? तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा आज मैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसे लाखों करोड़ों होम बायर्स हैं जो अभी भी सड़कों पर अलग अलग कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्डर के सताए हुए हैं और बिल्डर लॉबी इतनी ताकतवर है कि किसी के काबू में आ ही नहीं रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं कि रेरा को बनाया क्यों था, मतलब इस कानून को लाया क्यों गया। मतलब इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हर राज्य में खोल दिए गए हैं जहां पर मोटी तनख्वाह से ये तमाम ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, लेकिन क्या असल में जो डिलीवर करना चाहिए था वो कर पाए? तो सबसे पहले 1 मई 2016 को ये कानून लागू हुआ था। इसका मकसद क्या था? मकसद बहुत अच्छा था इस कानून को लाने के पीछे, और सभी को उम्मीद भी जगी थी कि रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी आएगी, और इस ट्रांसपेरेंसी का फायदा ना केवल बायर्स को होगा बल्कि बिल्डर्स को भी होगा, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले कि प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया। 2016 से पहले कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती थी। कभी भी आप सिर्फ कागजों के ऊपर बिल्डर जो है प्री लॉन्च करना शुरू करता था, जमीन धरातल पर कुछ नहीं होता था और कागजों पर ही सारी बुकिंग ले लेता था, और उसके बाद बिल्डर लापता। और बेचारे मिडिल क्लास गरीब परिवार जिन्होंने मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जोड़ा था वो फिर भटकते रहते, और ऐसे मामले हजारों में है, लाखों में। इसके अलावा 70% जो फंड है वो एस्क्रो अकाउंट में रखना जरूरी कर दिया गया था, क्योंकि इससे पहले बिल्डर्स प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, उस लॉन्च से जो पैसा आता था उससे नए लैंड बैंक परचेज कर लेते थे। अब होता क्या था कि जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया गया वहां पैसे की शॉर्टेज हो जाती थी, ऐसे में वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता नहीं था। और चूंकि अगले लैंड बैंक में बिल्डर ने पैसा लगा दिया या किसी अपनी सेल कंपनी में वो पैसा डाल दिया, तो ऐसे में वहां से वो पैसा निकालना उसके लिए मुश्किल होता था, लिक्विडिटी की कमी होती थी, और जाहिर सी बात है जब जेब में पैसा नहीं होगा उस पैसे को इधर उधर उड़ा दिया जाएगा। तो जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था जिसके लिए वो पैसा लिया गया था वो प्रोजेक्ट कभी भी खड़ा ही नहीं हो पाता था।
इसके लिए एक नियम बनाया गया कि एक एस्क्रो अकाउंट होगा जो कि रेरा की निगरानी में होगा। इसमें 70% फंड जो है, जो भी बुकिंग का आएगा, यानी कि अगर 100 रुपए बायर से आए तो 70 रुपए इस अकाउंट में ही डालने होंगे और ये सारा का सारा पैसा खर्च होगा कहां पर? उस प्रोजेक्ट को बनाने पर। 30% पैसा जो है वो अलग से दिया जाता था उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बिल्डर के दूसरे खर्चों के लिए। इसके अलावा समय पर डिलीवरी का भी एक नियम तय किया गया, क्योंकि इससे पहले कोई नियम था नहीं, तो बिल्डर 5 साल लगाए, 6 साल लगाए, मुंह जवानी जो कह दिया वो कह दिया और उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो ये भी एक नियम डाला गया कि जो समय दिया गया उस समय पर ही डिलीवरी दें। अगर वो उस समय पर डिलीवरी नहीं देते हैं तो फिर आपको वहां पर पेनल्टी के तौर पर बायर्स को एक इंटरेस्ट देना होगा और वहां पर बायर्स बिल्डर से जो है वो एक पेनल्टी मांग सकता है। खरीदारों की शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा सके, क्योंकि इससे पहले सिविल कोर्ट में जाते थे या दूसरी जगह जा रहे थे बायर्स, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। रेरा आया तो एक जगह बनी कि चलो इस एक छत के नीचे ही उनके केसेस का निपटारा होगा और तेजी से होगा। लेकिन क्या तेजी से हो रहा है? ये अपने आप में सवाल है। नहीं हो रहा है। पारदर्शिता का नारा था कि रजिस्ट्रेशन से भरोसा बनेगा और रेगुलेशन से जो एक विश्वास यहां पर आएगा। तो ये तमाम ये नियम यहां पर बने थे। अब इन नियमों को अगर कागज पे देखते तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ये असल में ग्राउंड पर उतरते, सही तरीके से ये लागू होते, आज करीब करीब 10 साल हो चुके हैं और इन 10 साल में क्या ये तमाम जो उम्मीदें रेरा ने दिखाई थी होम बायर्स को वो पूरी हुई? नहीं हुई। एक बड़ा नंबर है जिसमें किसी से भी पूछेंगे तो जवाब आएगा नो, नहीं हो पाया। जिस जमीनी हकीकत की हम बात करें और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है इस पर, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी है। सीधे सीधे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बंद कर दो रेरा को, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि शिकायतों का एक बड़ा ढेर लग गया। जो कहा गया था कि शिकायतें तेजी से निपटाई जाएगी, लेकिन शिकायतों का एक लंबा चौड़ा ढेर लग गया। आदेश जारी होते हैं लेकिन लागू नहीं होते। बिल्डर के खिलाफ रेरा आदेश तो दे देता है, लेकिन बिल्डर क्या करता है? उसको डब्बे में डाल देता है। रिकवरी वारंट निकलते हैं, वसूली नहीं होती। और आपको बता दूं कि रेरा की तरफ से ना केवल रिकवरी वारंट, अरेस्ट वारंट भी हजारों सैकड़ों निकाले गए, लेकिन उनमें हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। बिल्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रेरा कहता है कि पुलिस हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, फिर वो कोर्ट जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं और बेचारा बायर वो ठगा महसूस करता है। रिटायर्ड नौकरशाहों की भरमार यहां पर लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है कि रिटायर्ड जितने भी नौकरशाह है, जो ऑफिसर्स हैं, उनको लाकर यहां पर बैठा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि तमाम ऐसे ऑफिसर्स गलत है, अच्छा काम नहीं कर रहे, बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इनमें से ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग शहरों में अलग अलग पोजीशन पे काम करते हुए इन बिल्डरों के संपर्क में रहे होंगे कभी ना कभी। तो ऐसे में क्या उनसे सही न्याय की उम्मीद की जा सकती है? यह बड़ा सवाल है। इसके अलावा विशेषज्ञों की कमी, यानी एक्सपर्ट्स की कमी यहां पर अभी भी है। आप रेरा में जाइए, बहुत सारे ऑफिसर्स कुछ कहेंगे, लेकिन अगर ग्राउंड पर बात करेंगे तो उनकी कही बातों का कोई तर्क, कोई कुछ नहीं नजर आएगा। अगर आपको सामने से साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्डर प्री लॉन्च बेच रहा है और उसके पुख्ता सबूत है, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन नहीं, फिर उसको टाल मटोल करेंगे कि नहीं, हमारे पास ये चीजें सीधे तौर पर नहीं आई, हम एक कोर्ट है, हम किसी के दिए एविडेंस को नहीं मानेंगे, हम उस पर वो करेंगे। अरे भाई, आप ग्राउंड पर जाइए, जाकर जांच लीजिए। धड़ल्ले से दूसरे बंदों से वेबसाइट चलवाई जाती है, वो अपने सेल्स ऑफिस में बुकिंग ले रहे होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, दुनिया भर की ऐसी ऐसी स्कीमें जो कि रेरा कानून के खिलाफ है, वो भी खुले में चल रही होती है। क्या रेरा आंख बंद करके बैठा है क्या? एक बार एक टीम बनाइए, एनफोर्समेंट टीम बनाइए, कुछ कीजिए, जाके एक बार देख लीजिए, लेकिन नहीं करते। तो ये टिप्पणियां जो है सुप्रीम कोर्ट ने की है, और इन्हीं टिप्पणियों के इर्द गिर्द सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसको बंद कर देना चाहिए, इस पर ताला लगा दो, क्योंकि रेरा सही मायने में सही डिलीवर नहीं कर पा रहा जो उसको करना चाहिए था, यानी कि न्याय नहीं दे पा रहा। अब देश भर के डेटा की बात करते हैं, जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पर बेस्ड है। कुल जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स है पूरे देश भर में 1,38,000 हैं, ये प्लस माइनस हो सकते हैं, और कुल जो शिकायत है वो भी 1,38,000 से ज्यादा है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक है। प्रोजेक्ट्स में यूनिट्स ज्यादा होंगी, यानी कि अगर यूनिट्स की संख्या देखें तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये नंबर ऑफ केसेस इससे भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं। ये
सिर्फ डेटा है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन 1,38,000 के आसपास है। लेकिन ये संख्या इससे भी बहुत ज्यादा। आप समझिए कि कितने परिवार, कितने लोग, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल है, प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट में ही लोगों ने 10, 20, 50 लोगों ने भी इकट्ठी शिकायतें की हुई है, तो वो तमाम तरह की है। अब बात आते हैं असली समस्या है कहां, कि क्यों नहीं रेरा सही से कुछ भी डिलीवर कर पा रहा है। जो धारा 78 है, यानी कि एग्जीक्यूशन की जो पावर है, यानी 75% से ज्यादा रेरा प्राधिकरण एग्जीक्यूशन को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाता है। इसका मतलब यह हुआ कि रेरा आदेश तो देता है, लेकिन बिल्डर उसे मानता नहीं है, बायर फिर कोर्ट जाए। अब रेरा ने आदेश दे दिया कि सपोज कीजिए सचिन कुमार का केस था किसी XY बिल्डर के खिलाफ, और उस मामले में रेरा ने सचिन कुमार को रिलीफ देते हुए आदेश दिया कि आप इनकी यूनिट नहीं दे पा रहे तो इनको पैसा दीजिए और एक XYZ जो पेनल्टी है वो दीजिए, और बाकी मुआवजा ऐड करके आपको इतने दिन में देना है। बिल्डर नहीं देता है, बिल्डर क्या करेगा, बिल्डर आगे किसी दूसरी कोर्ट में चला जाएगा, और फिर बायर को रेरा के अलावा फिर दूसरी कोर्ट में जो है वहां धक्के खाने पड़ते हैं। तो यानी कि जो एग्जीक्यूशन जो है ना, वो प्रभावी तरीके से नहीं रेरा वो कर पा रहा है। यानी कि रेरा सिर्फ आदेश दे देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गई। अब इसके बाद बिल्डर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कई कोर्टों में जाएगा। अब वो बेचारा बायर क्या करेगा, उसके पास तो वैसे ही लिमिटेड पूंजी है। बिल्डर तो बड़ा खजाना दबाकर बैठा हुआ है, किनका, इन्हीं बायर का। इन्हीं बायर के पैसे से वो केस लड़ता है, उनको परेशान करता है। थक हार के बायर क्या करेगा। और बहुत सारे ऐसे केसेज है जिन्होंने बेचारों ने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, मेहनत की कमाई, रिटायरमेंट का जो छोटा छोटा पैसा जोड़ा हुआ था, अपने बच्चों की खुशियों को कॉम्प्रोमाइज करके, आज वो दुनिया में नहीं रहे। केस लड़ते लड़ते वो चले गए, और आज भी ना उन्हें यूनिट मिली, ना उनका पैसा उनको वापस मिल पाया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रेरा कोई भी आदेश देगा, उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि रेरा कागजी शेर है, सिर्फ कागज पर ही दहाड़ सकता है और उसकी दहाड़ का कोई असर नहीं होता। अब असली समस्या, यानी कि जो प्रोजेक्ट डिले है भारत में, हजारों प्रोजेक्ट 3 से 8 साल तक लेट है, और इससे भी ज्यादा 12, 13, 14, 15 साल तक प्रोजेक्ट लेट हैं। यह स्थिति है, आप समझिए, देश में। और ये तमाम जो लोग, मतलब श्री राम जी का वनवास भी 14 साल में पूरा हो गया था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 14 साल से ज्यादा हो गए, आज तक उनका जो है वनवास पूरा नहीं हुआ। कई रजिस्ट्रेशन से पहले बिक रहे हैं, जो मैंने आपको बताया प्री लॉन्च, और ये धड़ल्ले से हो रहा है। बड़े बड़े बिल्डर्स भी प्री लॉन्च में अपने प्रोजेक्ट्स को बेच रहे हैं। इसका खुलासा हमने कई महीने पहले रिपोर्टर जी पर किया था, अच्छे से किया था। रेरा में इसकी बाकायदा हमने शिकायत भी दी। रेरा ने कितना क्या किया, कुछ नहीं, सब मिले हुए हैं, सब जेब भरने में लगे हुए हैं, और बेचारा होम बायर परेशान है। दूसरा, क्वार्टरली जो अपडेट्स है वो गायब है। रेरा ने कहा है कि आपको हर क्वार्टर में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी बिल्डर्स को। क्या सच में दे रहे हैं सारे बिल्डर? नहीं देते, कुछ दे रहे, सभी पर हम इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो नहीं देते हैं। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्रेस अपडेट है वो नहीं टाइम पर दिया जाता, फंड कहां यूटिलाइजेशन हुआ उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वन साइडेड एग्रीमेंट जारी किया जाता है। और कई बार तो बिल्डर क्या करता है कि जब बायर ज्यादा पूछने लगता है बिल्डर से, तो कहता है कि आपकी यूनिट कैंसिल कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कि आपसे 5 साल पहले जिस रेट में बुकिंग की गई थी, बिल्डर कहता है कि ठीक है, हमारा तो डिले हो गया, आप लेकर ले जाइए 5 साल वाले रेट में। लेकिन आज के टाइम पर जो वो 5,000 रुपए स्क्वायर फीट में बुक किया था आपने, 5 साल बाद वही 12 से 13 या डबल पर मार्केट रेट है उसका। तो ऐसे में होम बायर क्या करेगा, मतलब वो पुराने उस पर ले। बिल्डर क्या करेगा कि मैं आपको 12-13% जो भी इंटरेस्ट रेट है वो दे देता हूं, और उस यूनिट को अपने साइड में कर लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, दुगने से ज्यादा दाम पे फिर बेच देगा। तो यानी कि वो तो हर तरीके से प्रॉफिट में है। अब बात करते हैं FPC क्या कहता है इस पर, यानी फोरम फॉर पीपल कलेक्टिव एफर्ट्स जो है, यानी FPC ने क्या कहा। 9 साल बाद भी समय पर कंप्लीशन की गारंटी नहीं है। यानी कि बहुत सारे ऐसे देखे गए कि अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं, कोई गारंटी नहीं। डेटा बिना संदर्भ का है, कितने आदेश लागू हुए ये साफ नहीं है, वन साइडेड एग्रीमेंट जारी होते रहते हैं, तो अभी भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। अब अगर आप डेटा छानने की कोशिश करेंगे रेरा के, तो वहां आपको क्लैरिटी कुछ नहीं मिलेगी, कहीं कुछ नहीं क्लियर है अभी भी। अब बात करते हैं सिस्टम क्यों फेल हो रहा है। क्योंकि रेगुलेटरी कैप्चर हो चुकी है,
पूरी तरह से वो कैप्चर है। वो बताएं कैसे। बिल्डर लॉबी का प्रभाव, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी मॉडल, एक्सपर्ट्स की जगह रिटायर्ड अधिकारी, एनफोर्समेंट में गैप है, ऑर्डर है लेकिन एनफोर्समेंट नहीं है, और पॉलिटिकल जो विल होनी चाहिए वो नहीं है, और राज्यों का ढीला रवैया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो मिलाकर इस पूरे सिस्टम को फेल करती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल विल पावर। अगर पॉलिटिकल विल पावर ऊपर आ जाए तो सिस्टम अपने आप काम करने लग जाएगा। लेकिन क्यों पॉलिटिकल विल पावर फेल है? आप यहां समझिए कि जो लोग अलग अलग इलाकों में अलग अलग बिल्डर्स के यहां प्रोजेक्ट्स लेते हैं, क्योंकि वो बिखरे हुए हैं, और इसमें से बहुत बड़ा नंबर क्या होता है कि वो लोकल वोटर्स नहीं, वो कहीं दूसरे शहर से आए हुए लोग होते हैं जो इन अपार्टमेंट्स में घर लेते हैं। तो जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके लिए वो मैटर नहीं करते क्योंकि वो उनके वोटर है नहीं। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल विल पावर दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल विल पावर सिर्फ अपने वोटर्स के लिए दिखती है, आप जनता के लिए नहीं दिखती है। जिस दिन पॉलिटिशियन इस बात को समझ लेगा कि उसके इलाके में रहने वाले लोग जो है उसके वोटर हो या ना हो लेकिन उसके इलाके में रहते हैं और वो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप समझिए समस्या का आधे से क्या लगभग समाधान हो जाएगा। लेकिन तमाम पॉलिटिशियंस के लिए वोट बैंक मैटर करता है, इंसान नहीं, मिडिल क्लास नहीं, गरीब आदमी नहीं, उस गरीब आदमी की मेहनत की कमाई नहीं, उस गरीब आदमी के सपने नहीं, क्योंकि उसको उनसे लेना देना नहीं है। इन लोगों का नंबर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन ये वोटर उस जगह के नहीं होते। आप समझिए, अगर मैं किसी एक ABC विधानसभा में रहता हूं, मेरा परमानेंट एड्रेस है, और मैंने सोचा कि मैं अब XYZ विधानसभा में बिल्डर का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वहां पर एक फ्लैट के लिए अप्लाई कर देता हूं, और मैंने वहां ले लिया। अब चूंकि मेरा जो है वो ABC विधानसभा में वोटर कार्ड बना हुआ है, तो मैं उस XYZ विधानसभा का वोटर नहीं हूं। तो अगर मैं वहां के किसी MLA या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाऊंगा कि भाई साहब मेरी मदद करो, वो कहेगा यार आप वोटर तो ABC विधानसभा के, वहां जाके कहो ना। अब ABC वाला कहेगा कि भाई साहब XYZ में तो मेरा प्रभाव ही नहीं है। तो ऐसे में वो बेचारा मिडिल क्लास लुढ़कता रहता है। तो अगर ये सारी चीजें आ जाए, राज्यों का जो ढुलमुल रवैया वो थोड़ा ठीक हो जाए, तो चीजें अपने आप हो जाएगी। अब बात करते हैं क्या रेरा सच में बंद हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये एक टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बंद, क्योंकि कटाक्ष है ये यहां पर। अब तकनीकी तौर पर देखिए, संसद का कानून है, सुप्रीम कोर्ट सीधे इसे खत्म नहीं करेगा लेकिन सुधार के आदेश दे सकता है। अब संभावित सुधार क्या होनी चाहिए? एनफोर्समेंट विंग अलग से होनी चाहिए, रिकवरी को राजस्व विभाग से जोड़ा जाना चाहिए, प्रोजेक्ट कंप्लीशन इंश्योरेंस होना चाहिए, क्रिमिनल लायबिलिटी यहां पर बननी चाहिए, और सेंट्रल परफॉर्म्स ऑडिट यहां पर होना चाहिए। अगर ये सुधार होते हैं, पॉलिटिकल विल आ जाती है, जो ढुलमुल रवैया है रेरा का वो थोड़ा सा ठीक होता है, तो आप समझिए कि चीजें बहुत अच्छी है। रेरा कोई खराब कानून नहीं है, एक अच्छा कानून है। लेकिन दिक्कत यही है कि अच्छे कानून को ढंग से परोसा नहीं जा रहा। अब बड़ा सवाल, अगर रजिस्ट्रेशन से पहले बिक्री आदेश लागू नहीं तो पैसा फंसेगा। बिल्डर इंसॉल्वेंसी में तो रेरा रजिस्ट्रेशन का मतलब ही क्या है? क्योंकि अगर इंसॉल्वेंसी में चला जाता है बिल्डर, तो वहां फिर रेरा का कोई लेना देना नहीं, कोई कानून वहां पर नहीं एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो कुल मिला के कहानी यह है कि रेरा एक अच्छा कानून है, लेकिन एग्जीक्यूशन अगर ठीक से किया जाए, प्रभावी तरीके से उसे लागू किया जाए, तो ये एक बड़ा रिलीफ दे सकता है। और ऐसा नहीं है कि रेरा सिर्फ होम बायर्स के लिए, ये बिल्डर्स के हित में भी बात करता है कि अगर होम बायर्स कुछ चालाकी करता है, गड़बड़ी करता है, तो बिल्डर भी जा सकता है रेरा में और अपनी शिकायत, अपनी प्रॉब्लम उस बायर के खिलाफ कर सकता है। तो रेरा का काम है दोनों पक्षों के बीच तालमेल करना, दोनों पक्षों में जो गलत है उसको गलत कहना, जो सही है उसको सही कहना, और एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से कराना। लेकिन रेरा आदेश अगर जारी भी कर देता तो बिल्डर उसको मानता ही नहीं है, क्योंकि यह अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता है। वो किसी दूसरी कोर्ट में चला जाएगा, इंसॉल्वेंसी में चला जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए पॉलिटिकल विल पावर और सुधारों के साथ रेरा को आगे बढ़ना होगा, रेरा को सोचना होगा, रेरा को जागना होगा, और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का बिल्कुल ख्याल रखने की जरूरत है। दोस्तों, रेरा को लेकर आपकी क्या राय है? क्या रेरा को सच में खत्म कर देना चाहिए, या फिर इन सुधारों के साथ रेरा और बेहतर कर सकता है? हमें कमेंट्स में अपनी राय बताएं,
और रेरा और रियल एस्टेट से जुड़ी आपकी भी कोई दर्द भरी कहानी है तो शेयर ज़रूर करें, उसे अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्डर्स के ट्रैप में फंस रहे हैं, फंसने जा रहे हैं, तो उनकी भी आंख खुलेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।